हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड वह नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हेरिडेटरी मटेरियल के रूप में एक्ट करते हैं। यानी ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। इनके बारे में हमें पढ़ना है। Every generation of each and every species resemble its ancestor in many ways। आप देखते हैं हर एक स्पीसीज की जो जनरेशन है वो अपने एंसेस्टर से मेल खाती है। यानी एंसेस्टर कहते हैं पूर्वजों को। तो हर एक जनरेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने पूर्वजों से मेल खाती हैं। पूर्वजों की कैरेक्टरिस्टिक्स और आगे जो कैरेक्टरिस्टिक आती हैं वो आपस में रिजेंबल करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा दादा दादी की कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे भी मेल खा सकती है, या फिर दादा दादी के जो कैरेक्टर्स हैं वो माता पिता में जाते हैं, माता पिता के कैरेक्टर्स फिर हमारे में आते हैं जो हम उनके बच्चे हैं। इस तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। हाउ आर दीज कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब इसमें सवाल उठता है कि जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरीके से ट्रांसमिट होती हैं, ये इसमें क्वेश्चन उठता है। It has been observed that nucleus of a living cell is responsible for this transmission of inherent characters also called heredity। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वही इन कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करने के लिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी। और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वही कहलाता है हमारा हेरिडिटरी मटीरियल। होता क्या है इसमें, ये हमारी सेल है, सेल के अंदर होगा यहाँ पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होगा, क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम के अंदर होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर हमारा हेरिडेटरी मटेरियल जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का हमारी बॉडी में, डीएनए और आरएनए, इसके बारे में हमें पढ़ना है। यही डीएनए और आरएनए जो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, यही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। यही हमारी हेरिडेटरी मटेरियल कहलाते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है हेरिडिटी। The particle in nucleus of the cell responsible for heredity are called chromosome, which are made up of protein and another type of biomolecule called nucleic acid। सेल के अंदर, सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वही हेरिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो पार्टिकल क्या हैं, वो है हमारे क्रोमोसोम। सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन से और दूसरे प्रकार के बायोमोलिक्यूल जिनको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और जो क्रोमोसोम हैं वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। These are mainly of two types, the deoxyribonucleic acid DNA and ribonucleic acid RNA। और हमारे जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। Since nucleic acid are long chain polymers of nucleotides, so they are also called polynucleotides। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं। यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं लॉन्ग चेन के रूप में, और जब न्यूक्लियोटाइड आपस में लॉन्ग चेन के रूप में जुड़ेंगे तो वो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो हमारे जो न्यूक्लिक एसिड हैं डीएनए और आरएनए वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, इसलिए हम डीएनए और आरएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जानते हैं। ये आपको याद रखना है। अब हमें पढ़ना है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है उनकी कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं, ये हमें डिटेल में पढ़ना है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए यील्ड्स ए पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कॉल्ड बेसिस। जब हम डीएनए और आरएनए का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एक पेंटोस शुगर मिलती है,
एक फॉस्फोरिक एसिड मिलता है और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिलता है जिसको हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि जो डीएनए और आरएनए होता है वो तीन चीज से मिलकर बना होता है, पेंटोस शुगर से, फॉस्फोरिक एसिड से और नाइट्रोजनस बेस से। यानी हम इसकी कंपोजिशन क्या हुई? जो हमारा ये न्यूक्लिक एसिड है डीएनए या आरएनए, इसकी कंपोजिशन क्या हुई? पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस। इन तीन चीज से मिलकर ये बना होगा। इन डीएनए मॉलिक्यूल द शुगर मोइटी इज बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज, वेयर इज इन आरएनए मॉलिक्यूल इट इज बीटा डी राइबोज। अब बात करते हैं पेंटोस शुगर की। अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए में जो शुगर होती है वो है बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए में जो शुगर होती है पेंटोस शुगर वो होती है बीटा डी राइबोज। अब इनकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ये है बीटा डी राइबोज जो आरएनए मॉलिक्यूल में पाई जाती है, और ये है बीटा डी डीऑक्सीराइबोज। अब इसमें बस एक सिंपल ऑक्सीजन का फर्क है। वो फर्क क्या है? वो फर्क है कार्बन नंबर 2 पर। आप अगर देखें बीटा डी राइबोज में कार्बन नंबर 2 पर ऊपर H लगा है, नीचे OH लगा है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर बीटा डी डीऑक्सीराइबोज में तो कार्बन नंबर 2 पर ऊपर भी H नीचे भी H। तो इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क यही है कि डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, कार्बन नंबर 2 का जो ये ऑक्सीजन है ये यहाँ से हट जाता है, निकल जाता है, इसलिए इसको कहा गया डीऑक्सी, मतलब इससे ऑक्सीजन गायब हो गया। तो बस यही फ़र्क है बीटा डी राइबोज और बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज में। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इसकी हम स्ट्रक्चर सिंपल तरीके से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है, पेंटोस शुगर बना देनी है। यानी इस तरीके से हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर पेंटोस शुगर बना देनी है। अगर हम बीटा डी राइबोज को बनाएं, ये हमने पेंटोस शुगर बना दी। इसमें अब क्या करेंगे, हम ये ग्रुप जोड़ेंगे इस तरीके से। तो जैसे हम बीटा डी ग्लूकोज में ग्रुप जोड़ रहे थे, सिंपल इसी तरीके से यहाँ पर भी ग्रुप जोड़ने हैं। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, और इसमें 5 कार्बन होते हैं। तो देखिए, पहले कार्बन पर OH ऊपर, क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज में हम क्या कर रहे थे, बीटा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर OH ऊपर था, H नीचे, और अल्फा में OH नीचे H ऊपर। तो हम बीटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो OH ऊपर H नीचे, कार्बन नंबर 2 पर H ऊपर, OH नीचे, कार्बन नंबर 3 पर भी सेम टू सेम, H ऊपर, OH नीचे, यहाँ पर कार्बन नंबर 4 पर H, और ये यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, CH2OH। जिस तरीके से हम ग्लूकोज में 6 कार्बन की चेन बना रहे थे, सिंपल इसी तरीके से बनाना है। बस क्या करना है, कार्बन नंबर 1 पर OH ऊपर कर देना है और H नीचे, बाकी सेम टू सेम इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी। और अगर हम ये यहाँ पर इससे, ये हो गई राइबोज। अगर हमें यहाँ पर इससे क्या करना है, डीऑक्सीराइबोज बनाना है, तो डीऑक्सीराइबोज में क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज में बस एक फ़र्क है। डीऑक्सीराइबोज में कार्बन नंबर 2 पर, अगर मैं इसको बनाऊं, डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ एक फ़र्क है, जो ये कार्बन नंबर 2 है हमारा, ये वाला, बाकी OH कार्बन नंबर 1 पर H नीचे, कार्बन नंबर 2 पर H ऊपर, और कार्बन नंबर 2 पर जो ये वाला ऑक्सीजन है बस ये रिमूव कर देना है, सिंपल। बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पर ये CH2OH, ये हो गए डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सी मतलब कार्बन नंबर 2 से ये ऑक्सीजन गायब कर दिया। तो सिंपल इस तरीके से हम इनकी दोनों की स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। ये आपको याद रखनी है, इनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेंगे। बस ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में एक फ़र्क है, कार्बन नंबर 2 का। कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर इसमें OH है, इसमें सिर्फ H है, ऑक्सीजन गायब कर दिया तो डीऑक्सीराइबोज हो गई। सिंपल स्ट्रक्चर। ये तो हुई पेंटोस शुगर की बात। डीएनए कंटेन्स 4 बेसिस विद एडेनिन, ग्वानिन G, साइटोसिन C एंड थाइमिन T। जो डीएनए होता है उसमें 4 नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। बेसिकली जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो 5 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। जबकि इन 5 में से ये 4 पाए जाते हैं
डीएनए में। आरएनए में क्या फ़र्क है? आरएनए में भी 4 बेसिस पाए जाएंगे, बस आरएनए में थाइमीन की जगह क्या होगा? थाइमीन की जगह होगा हमारा यूरेसिल। DNA contains 4 bases: adenine, guanine, cytosine and thymine. RNA also contain 4 bases. RNA में भी 4 bases होते हैं. The first 3 bases are same in DNA. पहले 3 bases बिल्कुल DNA के जैसे हैं. यानी DNA की अगर हम बात करें, DNA में एडेनिन भी होगा, ग्वानोसिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, थाइमीन भी होगा। RNA की अगर हम बात करें, RNA में एडेनिन भी होगा, ग्वानोसिन भी होगा, ग्वानिन, साइटोसिन भी होगा। बस RNA में एक फ़र्क होगा, वो फ़र्क क्या है? थाइमीन की जगह पर RNA में यूरेसिल होगा। क्या होगा? थाइमीन की जगह यूरेसिल। बट द फोर्थ वन इज यूरेसिल, ये आपको याद रखना है। डीएनए में भी एडेनिन, इसमें भी आरएनए में भी। डीएनए में ग्वानोसिन, आरएनए में ग्वानोसिन, साइटोसिन डीएनए में, आरएनए में साइटोसिन, डीएनए में थाइमीन, आरएनए में यूरेसिल। थाइमीन डीएनए में नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। डीआरएनए में थाइमीन की जगह पर क्या होगा? यूरेसिल होगा। ये होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजनस बेसिस की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। ये एडेनिन की, ये ग्वानोसिन की, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। ये इनकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन स्ट्रक्चर आपको देख लेनी है। ये स्ट्रक्चर इनकी आपको याद नहीं रखनी, इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये नहीं है, पूछी नहीं जाती। एडेनिन में अगर आप देखें, ये है हमारी एडेनिन की स्ट्रक्चर और ये हमारी ग्वानिन की स्ट्रक्चर। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें आपको याद क्या रखना है? इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बस वही है कि आरएनए में फोर्थ क्या होता है? थाइमीन की जगह पर यूरेसिल होता है। बाकी आप ये स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर आप भी देख सकते हैं, ये हमारी एडेनिन की स्ट्रक्चर है। एडेनिन की स्ट्रक्चर किस तरीके से बनी? ये नाइट्रोजन, यहाँ पर ये एक कार्बन, यहाँ पर ये दूसरा कार्बन और यहाँ पर ये कार्बन। ये अगर मैं अलग से बनाऊँ, अलग से बनाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर बना देते हैं, ये नाइट्रोजन, ये हमारा एक कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन और यहाँ पर इस तरीके से। फिर क्या कर देना है आपको? सिंपल यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगा देना है। उसके बाद एक कार्बन, ये यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, यहाँ पर ये नाइट्रोजन और यहाँ पर फिर क्या कर देना है? एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाया तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर। फिर कार्बन से क्या कर देने हैं? आपको हाइड्रोजन जोड़ देने हैं और यहाँ पर नाइट्रोजन से ये NH हो गया, NH ग्रुप हो गया हमारा। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन से एक NH2 ग्रुप हमने यहाँ पर जोड़ दिया। तो ये होती है हमारी एडेनिन की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यहाँ पर देख लेना है। इसी तरीके से ग्वानिन की स्ट्रक्चर, ग्वानिन में सेम टू सेम, इधर का पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, बस इस वाले कार्बन पर NH2 की जगह ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और यहाँ पर इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन की जगह पर NH2 जुड़ी हुई है। ये दो फर्क है इसमें एडेनिन और ग्वानिन में। बात करें अगर हम साइटोसिन की स्ट्रक्चर की, तो साइटोसिन की स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देखें। साइटोसिन की स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर क्या है? ये कार्बन, ये यहाँ पर चेन है, बस इस कार्बन से यहाँ पर NH2 जुड़ा हुआ है। किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे? यहाँ पर ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, फिर यहाँ पर ये NH ग्रुप, फिर एक कार्बन, फिर नाइट्रोजन और यहाँ पर फिर क्या कर देने हैं? ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया। इस वाले कार्बन से, ऊपर वाले कार्बन से NH2 ग्रुप हमने जोड़ दिया, इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड हो। ये बन गई हमारी साइटोसिन की स्ट्रक्चर। थाइमीन की स्ट्रक्चर अगर हम देखें, थाइमीन की स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम टू सेम है। फ़र्क क्या है? इस वाले कार्बन से यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से यहाँ पर NH2 की जगह पर ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, बाकी सेम है। यूरेसिल की स्ट्रक्चर अगर हम देखें, यूरेसिल के स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? ये सेम बिल्कुल थाइमीन के जैसे, ये थाइमीन के जैसे सेम, यहाँ पर ये थाइमीन के जैसे सेम, ये थाइमीन के जैसे सेम, ये थाइमीन के। बस फ़र्क क्या है थाइमीन और यूरेसिल में? थाइमीन और यूरेसिल में यहाँ पर इस कार्बन पर फ़र्क है। थाइमीन में इस कार्बन से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि यूरेसिल में इस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है।
बस ये सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको ये पांचों की देख लेनी है। ये स्ट्रक्चर याद नहीं रखनी क्योंकि ये पूछी नहीं जाती, बस आपको देख लेनी है इनमें फ़र्क क्या है। आपको ये किस तरीके से याद रखनी है, इस तरीके से, ये एडेनिन ये गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन की स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या है, एक जैसी क्यों, क्योंकि उनमें 2 रिंग है। जबकि साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिल की स्ट्रक्चर थोड़ी थोड़ी एक जैसी है क्योंकि उनमें सिर्फ एक एक रिंग है। तो 2 आपको ये याद रखनी है और 3 आपको ये याद रखनी है। और इन दोनों में थोड़ा सा फर्क याद रख लेना है। इन दोनों में एडेनिन और गुआनिन में फर्क क्या है, एडेनिन और गुआनिन में इस वाले कार्बन पर एडेनिन में NH2 है और इस वाले कार्बन पर ऑक्सीजन है, बाकी इस वाले कार्बन पर एडेनिन में H है और इस वाले कार्बन पर NH2 है, बस ये फ़र्क है। और अगर हम बात करें साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिल की, साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिल में तो बस क्या फ़र्क है, थाइमिन और यूरेसिल की स्ट्रक्चर एक जैसी है, बस इस वाले कार्बन फ़र्क है, यहाँ पर CH3 थाइमिन में और इसमें H। और अगर हम साइटोसिन की बात करें, साइटोसिन में थोड़ा डिफरेंस है। साइटोसिन में वो डिफरेंस क्या है, इस वाले कार्बन पर यहाँ पर ये NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये इसमें फ़र्क है, और इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन गायब है। तो इस तरीके से आपको ये सिंपल स्ट्रक्चर आपको देख लेनी है, ये पेपर में पूछी नहीं जाती, आपको ये बनाकर भी नहीं देखनी, बस थोड़ा सा इनमें फ़र्क याद रखना है।